बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादकियान एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट पाकिस्तानी स्टडीज, चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, बुक पेज नंबर 61 till 64. Today we will revise some topics for our short question answer. It is session number 2. So students, today we will cover some more topics for our short question answer from chapter number 4. Write down the names of 4 mountains included in northwestern and western mountainous range. हमें उन माउंटेन्स के नाम लिखने हैं जो कि नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेनियस रेंज में आते हैं. नंबर 1 द हिंदू कश माउंटेन्स, नंबर 2 द कोहे सफ़ेद रेंज, नंबर 3 द सुलेमान रेंज एंड नंबर 4 द कीथर रेंज. अब ये एक बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेनियस रेंज. अब उनके मज़ीद ये जो माउंटेन्स हैं ये इन बड़े माउंटेनियस रेंज में आते हैं. हिंदू कश माउंटेन्स और कोहे सफ़ेद. अब यानी हमारे पंजाब और सिंध और जो बलूचिस्तान के इलाके हैं ये पहाड़ी सिलसिले, छोटे वाले पहाड़ी सिलसिले इन सूबों में पाए जाते हैं. ठीक है. नंबर 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट डाउन 4 सेंटेंसेस ऑन द पोटोआर प्लेट्यू. पोटोआर प्लेट्यू पे हमें 4 सेंटेंसेस लिखने हैं. पोटोआर प्लेट्यू कौन सा इलाका है? ये रिवर इंडस और जेहलम के दरमियान का इलाका है, सतह मुर्तफा का इलाका है. यानी रिवर इंडस और जेहलम के दरमियान जो इलाका है वो पोटोआर प्लेट्यू कहा जाता है. और इसकी हाइट जो है वो 300 मीटर से 600 मीटर्स तक की है. बिगेस्ट माइन ऑफ सॉल्ट खेवड़ा लाइज इन दिस रेंज. इस पहाड़ी सिलसिले में जो हमारी खेवड़ा की कान है, सॉल्ट की सबसे बड़ी दुनिया की माइन है, वो यहीं पर इसी पहाड़ी सिलसिले में पाई जाती है. इसके अलावा कई तरह के मिनरल्स लाइक जिप्सम, कोल एंड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रेंज. इसी पहाड़ी सिलसिले में से हम इन सब को भी निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, जिप्सम, कोल और सॉल्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन 4 सेंटेंसेस ऑन बलूचिस्तान प्लेट्यू. अब बलूचिस्तान प्लेट्यू कहाँ तक लोकेटेड है? फ्रॉम वेस्ट ऑफ कीथर एंड सुलेमान माउंटेन्स. ठीक है, कीथर से लेके सुलेमान माउंटेन्स तक का जो इलाका है वो बलूचिस्तान प्लेट्यू है. द हाइट ऑफ द प्लेट्यू इज 650 मीटर्स. अब देखिए ये सी लेवल से 650 मीटर्स ऊंचा है. सी लेवल कौन सा? ये जो हमारा समंदर का है लेवल, इसे सी लेवल कहा जाता है. इससे पहाड़ी सिलसिलों की ऊंचाई मेजर की जाती है. नंबर 3 मकरान हिल रेंज आर फाउंड इन द साउथ ऑफ दिस प्लेट्यू. मकरान हिल रेंज भी इसी प्लेट्यू की रेंज में पाई जाती है. इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ पाकिस्तान विच कवर्स 40% एरिया. अब ये हमारे पाकिस्तान की लैंड को 40% एरिया को ये प्लेट्यू कवर करता है. इतना बड़ा ये सतह मुर्तफा का इलाका है. ठीक है. राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 क्लाइमेटिक रीजन्स इन विच पाकिस्तान हैज बीन डिवाइडेड. अब पाकिस्तान की जो आबो हवा है, क्लाइमेटिक रीजन है, इसको 4 पार्ट्स में क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टलैंड. तो ये पाकिस्तान के 4 हिस्से लैंड साइड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये आपको याद रखने हैं, 4 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, राइट डाउन 4 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अपर इंडस प्लेन. अब अपर इंडस प्लेन क्या था, इसके कौन कौन क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज सीवियर. बहुत यहाँ की जो आबो हवा है वो सीवियर है और बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान का होता है इसमें. पावर ऑफ वर्क इज ग्रेट अमंग द पीपल ऑफ दिस रीजन. अब यहाँ के रहने वाले लोगों के दरमियान जो काम करने की कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा है. मेहनती लोग हैं, जफाकश लोग हैं इस इलाके के.
और जो दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैनाल सिस्टम वो भी इसी प्लेन में उसको कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, कॉर्न, पल्सेस और ये सारी की सारी चीजें इस इलाके में उगाई जाती हैं। राइट, फोर्थ ऑफ द लोअर इंडस प्लेन। लोअर इंडस प्लेन का कौन सा इलाका है? ये है एरिया साउथ ऑफ मिठनकोट इज कॉल्ड द लोअर इंडस प्लेन, यानी जब दरिया पंजाब के इलाके से गुजर के सिंध के निचले एरिया में आता है उसे लोअर इंडस प्लेन कहा जाता है। नंबर 2, द इंडस रिवर फ्लोज जेंटली इन द फ्लैट लैंड। अब जाहिर है जब मैदानी इलाका आ गया है तो इंडस रिवर भी बहुत ही आहिस्तगी से बहता है। रेनफॉल इज लो इन दिस रीजन, बहुत कम रेनफॉल होती है इस इलाके में, और कैनाल इरिगेशन की वजह से मुख्तलिफ फसलें इस इलाके में उगाई जा सकती हैं। राइट डाउन एनी 4 इन्फ्लुएंसेस ऑफ द क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ। अब जो हमारी पाकिस्तान की क्लाइमेट है उसका ह्यूमन लाइफ पर क्या असर होता है? अब जाहिर है कहीं पर बहुत सख्त सर्दी पड़ रही है, कहीं पर बहुत गर्म आबो हवा है, तो इसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे किस तरह की जो क्रॉप्स उग रही हैं उन पर क्या असर पड़ता है, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, उन सब का आंसर करना है आपको। Point number 1, in northern mountainous region of Pakistan, the people are confined to their houses during winter and take part in indoor activities. अब जाहिर है जब नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ तो बहुत स्नोफॉल होती है, तो जिसकी वजह से लोग अपने आप को अंदर तक ही रखते हैं और इंडोर एक्टिविटीज होती हैं सारी। The dresses of the people in the plain areas do not remain same throughout the year. In the summer season, light clothes are used while thick and heavy clothes are needed in winter. अब जाहिर है जो इससे नीचे के इलाके हैं प्लेन एरिया के, अब वो समर सीजन में तो उन्हें हल्के फुल्के कपड़े चाहिए और विंटर में वो हैवी क्लोथ्स पहनते हैं। In the point number 3, in the deserted areas, the houses are mud plastered, but they are constructed in such a way that they could provide protection from storms and cyclones. जो deserted areas हैं, यानी जो हमारे सहराई इलाके हैं, वहाँ पे घर जो है वो मिट्टी के बनाए गए जाते हैं और इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो सख्त मौसम है, जो तूफान है और साइक्लोन्स हैं, उनसे बचा सकें उसमें रहने वाले लोगों को। इन द प्लेन एरियाज द ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, वाइल इन द कोस्टल एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन फिशिंग। अब देखें जिस तरह का वो एरिया है, इलाका है, प्लेन एरिया है, उसी तरह के पेशे वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनाए हुए हैं। प्लेन एरियाज में जाहिर है मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, वहाँ के रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन, पेशा जो है वो एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से मुताल्लिक है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ के रहने वाले फिशिंग करते होंगे। कोस्टल एरियाज मैंने पहले बताया था, यानी वो इलाके जो समंदर के साथ वाक़ हैं, तो वहाँ पे फिशिंग की जाती है। Next question is, write down 4 causes of environmental pollution. Environmental pollution क्या है उसके हमें 4 कॉज बताने, रीजन सबब बताना है। सबसे पहला तो है स्मोक, सूट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मेक द एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड। अब हमारे चारों तरफ जो धुआं फैला हुआ है, इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो फैक्ट्रीज से निकल रही है, वो सब हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा करते हैं। इसके अलावा ऑयल, गैस एंड कोल, ये भी जो मोटर कार्स में चल रही हैं, ये चीज़ें जिनकी वजह से एरोप्लेन, जहाज और मोटर कारें चल रही हैं, ये सब डार्क स्मोक छोड़ते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन का बाइस बनते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है वो भी एयर और वाटर पॉल्यूशन का रीजन बनता है। Number 4, the deposition of human and animal waste in the earth produces land polluted. अब ये जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है उसको भी ऐसे ही फेंक दिया जाता है लैंड साइड पर, तो उसकी वजह से भी अर्थ जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन 4 प्रिवेंटिंग मेजर्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अब ये जो एनवायरमेंट हमारे चारों तरफ खराब हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है, तो इसको कैसे बचाया जा रहा है?
इसको हम कौन कौन सी बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं? Number 1, the poisonous chemical materials should be separated and cleaned before it is drained into the rivers or their deposition into ditches. अब जो पॉइजनस केमिकल, जहरीला केमिकल मटेरियल है जो कि फैक्ट्री से निकल रहा है, उनको दरिया में ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको ऐसे ही दरियाओं में फेंक दिया जाता है, जो फिर समंदर में मिलता है, छोटी नहरों में फेंक दिया जाता है, फिर आगे ये नुकसान का बायस बनता है। The dirty water of the cities should be cleaned through machine in big ponds. बड़े बड़े तालाब बनाकर जो सिटीज शहरों से डर्टी वाटर बाहर जा रहा है उसको क्लीन किया जाए मशीनों के थ्रू। इसके अलावा व्हीकल्स विच एमिट फ्रीक्वेंट स्मोक शुड बी बैन। अब जिन गाड़ियों से मुस्तकिल काला धुआं निकल रहा है उनको बैन किया जाना चाहिए। Arrangements for more plantation should be made and the cutting of the forest should be stopped. अब देखिए सबसे अहम कदम क्या उठाना चाहिए कि जो भी जंगल को काटा जा रहा है उसको रोका जाए और नए दरख्त लगाए जाए। Now students, here is your homework. Question number 7, question number 10, 13, 14 and 15. Learn and write these questions in your copy. अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिए हैं, यही आपको नीटली अपनी कॉपी में लिखने हैं। आफ्टर फिलिंग अप द इंडेक्स पेज एंड डेट आपको ये क्वेश्चंस नीटली अपने कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।